गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया से होंगे और अपनी अच्छी सी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। कुछ ही टाइम है आपके एग्ज़ाम के और अपना कॉन्फिडेंस रखिए। आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए, घबराने की कोई बात है नहीं। और इसके लिए हम काफ़ी हेल्प आपके लिए कर रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए ला रहे हैं लगातार। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी कक्षा में घड़ी की सुई की दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है? ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी है अरुण, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इसे सूर्य मान लेते हैं तो जो बाकी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ सूरज की परिक्रमा करते हैं इस डायरेक्शन में। और जो ये इन दो ग्रहों की बात की जा रही है, तो ये ग्रह यदि ये सूर्य है तो ये क्लॉकवाइज, मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है उस डायरेक्शन में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो दो ग्रह हैं ये शुक्र और अरुण ग्रह हैं, ये क्लॉकवाइज सूरज की परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल में सिर्फ यही दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ, या ये कहें कि घड़ी की सुई की डायरेक्शन में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, हमारा जो सूरज है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो गैलेक्सी है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है। सिर्फ हमारे सौरमंडल के ये जो दो ग्रह हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत सारे पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ अर्धरात्रि के समय सूरज या सूर्य कब दिखाई पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 21 जून, ऑप्शन नंबर सी है 23 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है 22 दिसंबर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून को। फ्रेंड्स देखिए, यदि हम इसे पृथ्वी मान लेते हैं और जो हमारी भूमध्य रेखा है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सूरज की जो स्थिति है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को रहती है। और जो हमारी 23.5 डिग्री वाली जो दक्षिणी रेखा है, जो 23.5 डिग्री वाली जो दक्षिणी रेखा है, यहाँ पे जो सूरज की स्थिति है वो 22 दिसंबर को रहती है। तो दिसंबर के बाद देखिए, दिसंबर के बाद सूरज उत्तर की तरफ बढ़ता है, दिसंबर के बाद जनवरी, फिर फरवरी और मार्च। ठीक 21 मार्च को सूरज भूमध्य रेखा पर रहेगा। मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई और जून। तो 21 जून को सूरज कहाँ रहता है? कर्क रेखा पर रहेगा। ये कर्क रेखा है। और इसी दौरान जब उत्तरी गोलार्ध पर जब सूरज रहता है तो जो नॉर्वे है वो इस अक्षांश पे है, 66.5 डिग्री अक्षांश पे है। तो 66.5 डिग्री अक्षांश पे जितने भी देश होंगे वहाँ पर 21 जून को मध्य रात्रि के समय सूरज दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्वे के अंदर, सिर्फ नॉर्वे तो एक ये है कि नॉर्वे की जो सभ्यता है, नॉर्वे के जो लोग रहे वो पहले से ही बहुत एडवांस लोग रहे। इस कारण अधिकतर किताबों में ये देखा जाता है कि मध्य रात्रि के समय सूरज सिर्फ नॉर्वे में दिखाई देता है 21 जून को, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि 66.5 डिग्री पर जितने भी स्थान उत्तरी गोलार्ध में होंगे 21 जून को, उन समस्त एरिया पर मध्य रात्रि के समय सूरज दिखाई देता है। वैसे ही जो 22 दिसंबर होगा, जब मकर रेखा पर सूरज होगा, तो 22 दिसंबर को भी जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो एरिया 66.5 डिग्री पर होंगे उन इलाकों पर भी सूरज मध्य रात्रि के समय दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर बी है बाह्य अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर सी है सिसलूनर और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिसलूनर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो अंतरिक्ष है
उसको सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिंग ऑफ फायर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य सागर के चारों ओर, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर के चारों ओर, ऑप्शन नंबर सी है अटलांटिक महासागर के चारों ओर, और ऑप्शन नंबर डी है हिंद महासागर के चारों ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रिंग ऑफ फायर स्थित है प्रशांत महासागर के चारों ओर। इसे हिंदी में कहते हैं अग्नि वलय वृत्त, अग्नि वलय वृत्त। साथियों देखिए, यदि हम ये जो हमारा जो ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका वाला यदि एरिया हम इसे ले लेते हैं, इसके जो पश्चिम में और एशिया के पूर्व में जो ये एशिया महाद्वीप है, इधर ये जापान है और ये क्या है प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है, ऐसे करके ये जो ज्वालामुखी के केंद्र हैं, है ना। तो ज्वालामुखी के इस केंद्र को ही हम ज्वालामुखी के ये चारों तरफ ऐसे ज्वालामुखी जो फैले हुए हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ, इनको ही हम अग्नि वलय केंद्र, अग्नि वलय वृत्त या रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ये आपने ध्यान देना है। ये जो प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका के पश्चिम में और एशिया के पूर्व में, एशिया के पूर्व में जो प्रशांत महासागर है, इसके चारों तरफ जो ये जो ज्वालामुखी के जो केंद्र हैं, जो ज्वालामुखी इन एरिया में होता है। जब मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा इसके बाद, या हम बोर्ड पे हम जब काम करेंगे तो मैं पूरे फिगर के साथ इस पे बात करूंगा। तो ये जो क्षेत्र है इसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए है इटली, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है केन्या और ऑप्शन नंबर डी है मैक्सिको। और इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जापान का। साथियों, फ्यूजियामा जो पर्वत है वो एक सुषुप्त ज्वालामुखी के अंदर आता है, जिसपे अभी काफ़ी टाइम से धमाके नहीं हुए हैं या जो अभी जागृत अवस्था में नहीं है, लेकिन ये संभावना की जाती है कि कभी भी भविष्य में इस पर ये जागृत हो सकता है, इसमें दोबारा से लावा निकल सकता है। इसलिए जापान के लोग हर सुबह उठ करके फ्यूजियामा पर्वत की पूजा करते हैं और ये कामना फ्यूजियामा पर्वत से करते हैं कि आप शांत रहिए, आप यदि शांत रहेंगे तो हमारा देश आगे विकसित होगा, विकास करेगा और हमारे देश में भी शांति रहेगी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी है अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर सी है नल्लामलाई और ऑप्शन नंबर डी है कार्डेमम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कार्डेमम। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जो दक्षिण भारत का जो इलाका है, इसमें जो नीलगिरी पर्वत है वो तो इधर जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है यहाँ पे, और जो कार्डेमम जो पहाड़ी है वो इस इलाके में है, सबसे दक्षिण में। भारत के सबसे दक्षिण में जो कार्डेमम पहाड़ी है, जिसे हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, तो इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। ऑप्शन नंबर ए थालघाट, ऑप्शन नंबर बी है पालघाट, ऑप्शन नंबर सी है भौर घाट और ऑप्शन नंबर डी है गोरम घाट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो दर्रा है वो पालघाट है। दोस्तों देखिए, यदि हम भारत के मैप को यदि देखें तो जो दक्षिण में जो यहाँ पे जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो 3 राज्यों में मूल रूप से कर्नाटक, जो कर्नाटक वाला ये वाला जो पोर्शन है, इधर से जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है और ये केरल वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जो बीच में जो ये क्षेत्र है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों पर जो ये पाल घाट है वो स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो एक यहाँ पे जो आने जाने का एक जो रास्ता है वो पाल घाट है। और इसमें जो थाल घाट और जो भोर घाट है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर आता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पद्मा, ऑप्शन नंबर बी है जमुना, ऑप्शन नंबर सी है मेघना और ऑप्शन नंबर डी है भागीरथी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। फ्रेंड्स, गंगा नदी हमारे
उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो भागीरथी के नाम से आती है। और भागीरथी और एक शाखा इसकी क्या है, अलकनंदा है। भागीरथी को उत्तराखंड में सास और अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग के बाद इन नदियों को हम गंगा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद देवप्रयाग से लेकर और फरक्का बांध तक, ध्यान रखिएगा आप, फरक्का बांध पश्चिमी बंगाल में है। फरक्का बांध तक इस नदी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। और फरक्का बांध के बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर वापस इस नदी का नाम भागीरथी हो जाता है दोस्तों। इसको वापस भागीरथी के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री करती है गंगा नदी, फिर उसको वहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना होता है। याद रखिएगा आप, गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना। अब जब गंगा नदी जमुना से मिलती है तो फिर ये आगे जमुना के नाम से बहती है। और फिर एक नदी इसमें और महत्वपूर्ण नदी आती है, वो है मेघना नदी। तो जैसे हमारे मिजोरम और त्रिपुरा वाले इलाके से ये मेघना नदी आती है, तो फिर गंगा, जिसे हम पद्मा कहते हैं, जमुना और मेघना के मिलने से तब ये नदी आगे मेघना के नाम से बहती है। और अंत में ये बांग्लादेश में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ ये मेघना के नाम से ही अंत में बहती है। ये याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी और ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। गोदावरी नदी जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक इलाके से निकलती है। देखिए साथियों, यदि हम इसकी बात करें तो महाराष्ट्र के इधर जो नासिक है यहाँ से ही गोदावरी नदी निकलती है। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। और बाकी जो हमारी महानदी है वो महानदी अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं इधर मध्य प्रदेश के इलाके से निकलती है और लास्ट में ये उड़ीसा से होते हुए बहती है। और इसके अलावा एक नदी इसमें और है जो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, जो हमारा ये पश्चिमी घाट की जो ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और अंत में ये इधर आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो कावेरी नदी है वो निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। इधर पश्चिमी घाट पे जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकलते हुए कावेरी नदी तमिलनाडु में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, गोदावरी नदी। और जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कृष्णा नदी है। वो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी नदी है दक्षिण भारत की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, हेमेटाइट किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है लोहा और ऑप्शन नंबर डी है चांदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हेमेटाइट जो किस्म है वो लोहे की किस्म है। लोहे की मूल रूप से 4 किस्में हैं, उनमें से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सैडेराइट। हेमेटाइट लोहे में लगभग 80 से 85% लोहांश की मात्रा होती है। और भारत में जितना भी लोहा है उस लोहे में 85% यही हेमेटाइट लोहा भारत में पाया जाता है। और लोहे के उत्पादन में भारत का विश्व में बहुत बढ़िया पोजीशन है, तीसरे चौथे नंबर पर भारत आता है। और लोहे के भंडार भी भारत में पर्याप्त मात्रा में हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है तांबा के लिए, सोना के लिए, यूरेनियम और कोयला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जादूगोड़ा भारत में जाना जाता है यूरेनियम के लिए। यदि हम भारत के मैप में देखें दोस्तों, तो जो इधर झारखंड वाला जो इलाका है, झारखंड में जो सिंहभूमि इलाका है, सिंहभूमि इलाके में जादूगोड़ा प्रसिद्ध खान है। किसके? यूरेनियम की खान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़, ऑप्शन नंबर बी है कुडप्पा, ऑप्शन नंबर सी है गोंडवाना और ऑप्शन नंबर डी है टर्सरी।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में जो अधिकतर कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। साथियों, भारत के कोयले का जो 98% जो एरिया है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, और जो 2% जो कोयला भारत में मिलता है वो टर्सरी काल के चट्टानों में मिलता है। ये आप याद रखिएगा। टर्सरी काल का जो कोयला है वो मूल रूप से जैसे कारगिल जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लद्दाख के इलाके में जो कारगिल है, कारगिल में आपको एंथ्रेसाइट कोयला मिलेगा, जो कोयले की सबसे बेहतरीन किस्म है एंथ्रासाइट कोयला, जो भारत में बहुत कम मात्रा में मिलता है। अधिकतर भारत में जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, और या लिग्नाइट कोयला ही भारत में मिलता है। जैसे यदि हम बात करेंगे कि तमिलनाडु में जो नवेली क्षेत्र है भारत का जो कोयला उत्पादन का, तो नवेली में लिग्नाइट कोयला मिलता है। जो कोयले की जो घटिया किस्म है लिग्नाइट और पीट कोयला, वो आपको नवेली में मिलेगा। और बाकी जो बिटुमिनस कोयला है भारत का, वो बिटुमिनस कोयला भारत में जैसे झारखंड के अंदर या पश्चिमी बंगाल के अंदर जो इलाके हैं या उड़ीसा के अंदर कुछ इलाके हैं, उन इलाकों में ही आपको बिटुमिनस कोयला भारत में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है मकराना, और ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो मकराना से ही निकाला जाता है। मकराना राजस्थान में है। और यदि हम ताजमहल की बात करें कि ताजमहल में भी जो संगमरमर इस्तेमाल हुआ है वो भी मकराना से ही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है केरल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। और 2001 में यदि हम देखते थे तब उस समय पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब इसका जो उत्तर है वो है बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैटमबरी का मैदान निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? या इसे कैटमबरी का मैदान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड, और ऑप्शन नंबर डी है अर्जेंटीना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कैटमबरी का जो मैदान है वो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को हम कैटमबरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंपास की सुई निम्नांकित में से किस उत्तर को इंगित करती है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रिड उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय उत्तर, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक उत्तर, और ऑप्शन नंबर डी है भौगोलिक उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम जलधारा के उत्तर पूर्व में मुड़ने हेतु उत्तरदायी कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए है तापमान में अंतर, ऑप्शन नंबर बी है घनत्व में अंतर, और ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का विक्षेप बल, और ऑप्शन नंबर डी है पछुआ पवनें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का विक्षेप बल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है ला नीना, ऑप्शन नंबर बी है अल नीनो, ऑप्शन नंबर सी है जेट स्ट्रीम, और ऑप्शन नंबर डी है गल्फ स्ट्रीम। तो साथियों, जो ला नीना और अल नीनो है ये प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों से ये प्रारंभ होता है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास आते आते ये जो समुद्रों में जो कभी तापमान का बढ़ना और कभी कभी समुद्रों का तापमान का घटना, ये अल नीनो और ला नीना की घटना है। जेट स्ट्रीम आप सभी जानते हैं कि जेट स्ट्रीम हमारे क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में ये प्रभावित होती है। बहुत तेज़ धाराएं होती हैं जहाँ पर हवा की गति 240 किलोमीटर या उससे भी ऊपर होती है। तो ये तीनों की तीनें भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है ये गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री जलधारा है। जैसे यदि हम ये बात करें कि ये उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका के जो इस इलाके में जो जलधाराएँ चलती हैं उस जलधारा को हम
गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इधर जो ये ग्रीनलैंड है, इधर से एक ठंडी जलधारा आती है, ये लेब्राडोर की जलधारा है, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। और फिर मिलते हुए ये इधर जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके एक इधर से और एक इस तरफ से, दोनों तरफ से वो धाराएं मुड़ जाती हैं, जिसे हम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, और जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन या उसके द्वीप समूह का जो वहाँ की जलवायु है वो सम जलवायु रहती है। तो गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लानोस घास के मैदान किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी है अर्जेंटीना और ऑप्शन नंबर डी है पराग्वे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वेनेजुएला। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में है, ब्राज़ील में कंपोज है और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान हैं उनको हम पंपास कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में इनको कंपोज घास के मैदानों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत का नाम है? ऑप्शन नंबर ए भू अभिनति या भू सन्नति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है संवहनिक धारा सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है मध्यपिंड भू सन्नति सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। तो साथियों, जो इसमें से कोबर का जो सिद्धांत है उसे हम मध्यपिंड भू सन्नति सिद्धांत भी कहते हैं। कोबर ने पर्वतों के निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत दिया और जिसमें उन्होंने जो मध्यपिंड है, यदि हम हिमालय के विषय में यदि बात करें तो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसमें जो मध्यपिंड है वो पामीर की गांठ को माना गया है, जिसे उन्होंने स्वासिन वर्ग नाम दिया है। स्वासिन वर्ग, ध्यान दें, जो मध्यपिंड है उसको उन्होंने जर्मन भाषा में स्वासिन वर्ग कहा, जिसे अब रूपांतरित करके मध्यपिंड कहते हैं। और इसमें से जो पहला सिद्धांत है भू अवनति या भू सन्नति का सिद्धांत, इसमें हाला और डाना जो भूगोलविद रहे उन्होंने या भूगोलविता रहे उन्होंने सिद्धांत दिया है। और जो सिद्धांत संवहनिक धारा सिद्धांत है ये आप सभी जानते हैं। इसमें ऑथर होम्स ने ये सिद्धांत 1928-1929 के दौरान दिया। और जो महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत है ये डेली महोदय का है, महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है, जौली का पर्वत निर्माण सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भू सन्नति पर, ऑप्शन नंबर बी है तापीय संकुचन पर, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो एक्टिवता पर और ऑप्शन नंबर डी है संवहन तरंग पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जौली का जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है वो रेडियो एक्टिवता पर आधारित है। कि उन्होंने माना कि जो पृथ्वी के जो भारी जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे जो लिथोस्फीयर है, उस लिथोस्फीयर में बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और उन टेम्परेचर से जो संवहन तरंगें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं पर्वतों के निर्माण के संबंध में जिम्मेदार है। तो जौली का ये सिद्धांत है रेडियो एक्टिवता पर आधारित। साथियों, आज का ये अंतिम प्रश्न है, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के समान है? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है बुध और ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि सौरमंडल में मंगल ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के लगभग समान है। तो साथियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण भूगोल से संबंधित प्रश्न। आपके यदि इसमें कोई कमी यदि रह रही होगी तो आप ज़रूर उसको मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत और सुधार किया जाए और आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। 100% आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे और आपके लक्ष्य की प्राप्ति में हम जितने भी हमसे सहयोग हो सकेगा उतना सहयोग करने का हम प्रयास